फतेह किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं। अगर तुसीं पॉजिटिव हो, स्टेज 1 दे विच हो, लेवल 1 दे विच हो, अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और वो समझाऊगा भी तुहानू, वो तुसीं लो। लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत, चिराग के हाथ से निकली कमान। लोकसभा में चाचा पशुपति पारस होंगे एलजेपी के नेता। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया आदेश। कोरोना के बाबत बंगाल में ममता सरकार ने दी ढील, लेकिन 16 जून से 30 जून तक अभी भी हैं कुछ प्रतिबंध। खुलेंगे सरकारी निजी कार्यालय, लेकिन नहीं चलेगी लोकल ट्रेन और मेट्रो। 50 विधायकों संग राज्यपाल से मिले शिवेंदु अधिकारी। बीजेपी के 20 से ज्यादा एमएलए की गैर मौजूदगी से तेज हुई राजनीतिक अटकलबाजी। कई राज्यों में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में अभी करना होगा मानसून का इंतजार। धूल भरी आंधी चलने की संभावना। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। लोक जनशक्ति पार्टी में आपस में लगातार जो है गहमा गहमी का माहौल जारी है। पार्टी के बीच लगातार ये खबरें आ रही थी कि जिस तरह से 5 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से लगातार कोशिश यही हो रही थी कि आपसी कलेबाजी को दूर किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। एलजेपी में पूरे दिन चले सियासी ड्रामे के बाद अब चिराग पासवान की आधिकारिक रूप से लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता के पद से विदाई हो गई है। लोकसभा स्पीकर ने एलजेपी के 5 सांसदों की ओर से की गई मांग को स्वीकार कर लिया है। अब चिराग की जगह उनके चाचा पशुपति पारस लोकसभा में एलजेपी संसदीय दल के नेता होंगे। पशुपति पारस के एलजेपी के 5 सांसदों ने 13 जून को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना था। पशुपति को लोकसभा में एलजेपी का नेता चुनने वालों में चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज शामिल थे। अब लोकसभा सचिवालय ने भी इस पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। लोकसभा सचिवालय ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों 3 दिवसीय केन्या के दौरे पर हैं, जहां पर वो दोनों देशों के बीच बेहतर कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या की राजधानी नैरोबी में महात्मा गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ही दुनिया के हर देश में महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के पाठ को पढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी का जो शांति और अहिंसा का पाठ है, उसे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम देशों को पढ़ना चाहिए। केन्या के तमाम छात्रों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को बहुत ही संजीदगी के साथ महात्मा गांधी जी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की फिलॉसफी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो समूची इंसानियत के लिए है। कांग्रेस ने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जमीन खरीद में कथित अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं, पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों से इकट्ठे किए गए चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें बीजेपी नेता शामिल है। सुरजेवाला ने दावा किया कि जमीन की रजिस्ट्री के दोनों कागजों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा गवाह के तौर पर मौजूद हैं। दोनों कागजों पर दूसरे गवाह बीजेपी के प्रमुख नेता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं। इसका मतलब साफ है कि 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ रुपए में खरीदने के फैसले की राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के निवासियों को पूरी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 5 फरवरी 2020 को हुआ। इन तथ्यों से साफ है कि करोड़ों लोगों द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई धन राशि में घोर महापाप, अधर्म और घोटाला हुआ है।
लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस मसले को लेकर चुप हैं। सुरजेवाला ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या भगवान राम की आस्था का सौदा करने वाले पापियों को मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर इतना बड़ा कदाचार बीजेपी नेताओं ने कैसे किया। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने बीजेपी और शिवसेना के आपस में गठबंधन की कयासबाजी को लेकर क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अलग हो जाती है तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। फिर एक तो दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि बीजेपी ही सरकार बना सकती है, और बीजेपी तब सरकार बना सकती है अगर शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट करती है, या शिवसेना नहीं करती है तो अगर एनसीपी सपोर्ट करती है तो ही सरकार बन सकती है। तो मुझे लगता है कि या अगर कांग्रेस सपोर्ट ना भी निकाले तो भी माननीय उद्धव ठाकरे जी अगर बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने के लिए, महाराष्ट्र के भले के लिए, अगर केंद्र के साथ अपने संबंध अच्छे रखने के लिए बीजेपी के साथ अगर गठबंधन करते हैं, और अभी उनका 1.5 साल हो चुका है और 1 साल भर वो और मुख्यमंत्री रह सकते हैं, और बाद में बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस जी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने म्युनिसिपल चुनाव के बाबत बीजेपी पर कैसे बोला है बड़ा जुबानी हमला। देखिए, ये नागार्जुना सागर का एक बाई इलेक्शन हुआ था ना, जमानत भी नहीं बचा पाए बीजेपी के लोग। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर का एमएलसी का इलेक्शन हुआ, हार गई बीजेपी। नलगुंडा वरंगल खम्मम का एमएलसी इलेक्शन हुआ ग्रेजुएट्स का, बीजेपी का 4थे नंबर पे चले गई। अब आप लोगों की नज़र में ये सब अच्छा दिख रहा है तो भाई मुझे नहीं मालूम, या तो या तो आपकी दिमाग का नंबर ज़रा कम हो चुका है, आँख का नंबर कम हो सकता है या बढ़ सकता है, मगर ये दिमाग का नंबर अगर आप लोगों का कम हो रहा है तो फिर इसका इलाज मेरे पास नहीं है। हाँ, ना जीएचएमसी में उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, जीएचएमसी में आप बताइए कि सेकेंड वेव में कहीं नजर आई बीजेपी आपको? इतने लोग जो बीमार पड़ रहे थे, पीड़ित परिवार के। यूपी के मेरठ के शाइना की हॉरर किलिंग के मामले में पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने का कोशिश की, लेकिन सबूत सामने रखे जाने पर चुप्पी साध ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑनर की खातिर पिता ने ही हॉरर किलिंग की योजना तैयार की थी और इसके बाद गला दबाकर बेटी की हत्या की गई। परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी हत्या में साथ दिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। एक फरमान नाम का युवक जो थाना नौचंदी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके मुताबिक उसने एक लड़की लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उससे शादी किया था। शादी के बाद वो लड़की अपने परिवार के साथ ही रहती थी। ये शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक जो उसका निकाहनामा के आधार पर बना है वो 17 मई का दिखाया जा रहा है। उस आधार पर उसने आरोप लगाया कि उसके परिवारीजनों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी, और इस आरोप पर हमारे यहाँ तहरीर लड़के द्वारा दी गई। उस तहरीर पे जांच की गई और जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और बॉडी को कब्र से निकाल करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम के आधार पर इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कोई गिरफ्तारी भी अभी तक इसमें की गई है? अभी पूछताछ के लिए एक लोग को हिरासत में लिया गया है और जैसे भी पीएम इसमें आएगा उसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई। ये मामला रामनगर का है, जहां वांछित हिस्ट्री शीटर प्रिंस पांडे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बाइक और 9 mm पिस्टल भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। आज दिनांक 15 से 2021 को इंस्पेक्टर सजनवा को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सजनवा से वांछित प्रतीक उर्फ प्रिंस पांडे, जिसपे लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, वो सजनवा से कोराबार।
फिलहाल एक वक्त ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी हैं खबरें। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। 4 धाम यात्रा के लिए चमोली के लोगों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी के लोगों को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ इजाजत दी गई है। इसके अलावा मिठाई की दुकानें 5 दिन खुलेंगी। शादी और अंत्येष्टि में 50 लोगों की संख्या को अनुमति दी गई है, लेकिन शादी में RT-PCR रिपोर्ट लाजिमी है। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें पुरानी SOP तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय दिया गया। साथ ही साथ जो हमारे राजस्व कोर्ट हैं, राजस्व बाद बहुत समय से सारे कोर्ट बंद होने के कारण रुके पड़े थे, तो सरकार ने निर्णय लिया कि 20 तक की सीमित संख्या तक, जिसमें पुराने और नए केसेस मिला के 20 को सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही मिठाई की दुकानों की एक समस्या थी कि मिठाई खराब होने को लेकर उन्होंने समस्या कही थी, तो ये निर्णय लिया गया कि मिठाई की दुकानें अब सप्ताह में 5 दिन खुली रहेंगी। साथ ही साथ शादियों में और अंत्येष्टि में दोनों में संख्या को बढ़ाकर 50 तक करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन शादियों में RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट को अभी अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा विक्रम टेम्पो ऑटो जो काफी समय से रुके पड़े थे, उनको मुंबई साइबर सेल ने बिहार से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अपने इंजीनियर भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों के साथ लाखों की धोखाधड़ी करता था। ये लोग पेट्रोल पंप दिलवाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठते थे। उसके लिए उन लोगों ने बिहार में फर्जी कॉल सेंटर भी बना रखा था। साइबर पुलिस ने बिहार जाकर 3 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अलग अलग कंपनी के 7 मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, अलग अलग बैंक्स के चेकबुक और पासबुक्स के अलावा 11 ATM कार्ड, पैन कार्ड के अलावा कॉल सेंटर से 3,08,200 रुपए बरामद किए, जबकि 3 लाख बैंक्स में फ्रीज कर दिए गए हैं। साइबर पुलिस की सतर्कता ने एक व्यवसायी को फिर से लूटने से बचा लिया है। यह मामला है मुंबई के मलाड इलाके पर, जहां पर एक व्यवसायी पेट्रोल पंप की चाहत रखता था, लेकिन गलत शख्स के हाथ लगने से वह 45 लाख की चपेट में आ गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए साइबर सेल के तमाम जाबाज अधिकारी हैं, जिन्होंने इस बड़े अहम खुलासे का आगाज किया है। तस्वीरें सामने दिख रही है। तमाम वो जाबाज अधिकारी है जिन्होंने
अथक प्रयत्न के द्वारा इस बड़े पहेली को सुलझाने में कामयाब हुए। फिलहाल जो तस्वीरें दूसरी दिख रही है वो तमाम चीजें हैं जो बरामद की गई है। ये सारी चीजें उस कॉन्ट्रेंसन से मिली है जो बिहार में रहकर मुंबई में वसूली को अंजाम दिया जाता था। फिलहाल 3 अपराधी हैं जिसमें से एक शख्स को जैसे कि कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर ले, जिसके पास से ये तमाम चीजें बरामद की गई है। इन चीजों का अगर जिक्र करें तो इसमें तमाम अलग अलग बैंकों के पासबुक है और तमाम अलग अलग सर्विसेज के एटीएम कार्ड्स हैं। उसके बाद देखा जाता तमाम मोबाइल बरामद किए गए हैं। उसके बाद रुपयों की बात नहीं करेंगे लेकिन क्योंकि ये पूरी जानकारी जो है साइबर सेल के वो अधिकारी ही देंगे। लेकिन एक जानकारी और दे दें कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाकर इस तरह की चीजें का मूल्यांकन करते हैं या जानकारी लेके हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साइबर सेल लगातार कोशिश करता है कि साइबर सेल के जो तमाम क्राइम बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए। इस पूरी जानकारी के लिए यहाँ की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरला वसावे जी हैं, जानकारी देंगे कि किस तरह से इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया था। सबसे पहले बताइए, पेट्रोल पंप के नाम पे वसूली, क्या मामला बताइए। हम 14 मई को हमारे यहाँ एक कंप्लेनर आया, उन्होंने बताया कि उनको पेट्रोल पंप चाहिए, इसलिए उन्होंने गूगल पर सर्च किया और पेट्रोल पंप की वेबसाइट पे गया तो उन्हें एक दिन कॉल आया, रोहित गुप्ता नाम के कॉल आया और बताया कि आपको पेट्रोल पंप का डीलरशिप चाहिए और लाइसेंस चाहिए तो हम आपको दिला देंगे, लेकिन हमारा जो है फीस वो आप भर दो। ऐसे बोल के उन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम से और जीएसटी के नाम से अलग अलग 11 मार्च से 14 मई तक उनके पास से 45,30,099 रुपये का पैसे उनसे लिए। उन्हें पता चल गया कि ये हमें चीटिंग कर रहा है, ये हमें उन्होंने ठग लिया है, इसलिए वो पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने कंप्लेन दिया। कंप्लेन देते ही हमने उनका एफआईआर दर्ज किया। तो जाहिर तौर पर सातिर अपराधी कितना भी चालाक क्यों नहीं, लेकिन कानून के हाथ उसके गिरेबान तक जरूर पहुंच जाता है। ऐसा ही ये मामला साइबर सेल ने सुलझाया है। लिहाजा तमाम जो मेरे पीछे ऑफिसर दिख रहे हैं, तमाम जो सामान बरामद की गई है वो एक पुख्ता दस्तावेज जाहिर करती है कि किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, लेकिन मुंबई साइबर पुलिस के भी हौसले बुलंद है। लिहाजा बिहार से मुंबई तक उसको दर्द पहुंचा है। अब तक 6 लाख की रिकवरी भी कर दी गई है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं पत्रकार सोनी, एएनबी न्यूज, मुंबई। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिहार में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए मुंबई से वसूली की जाती थी और तमाम दस्तावेजों से खुलासा भी हुआ है, जिसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने हालांकि दावा किया है कि बहुत जल्द 3 और आरोपियों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। 2 से 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ये भी कह रही है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद कुछ सनसनीखेज खुलासे भी सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटता है। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। जी हां, यूपी के सोनभद्र में
कई पुलिसकर्मियों के तबादले की खबर सामने आई है। तो यूपी के सोनभद्र से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस कर्मियों के तबादले की खबर सामने आई है। 28 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्रों को बदल दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद ने ये लिस्ट जारी की है। तो यूपी के सोनभद्र से ये बड़ी खबर एएनबी की टीवी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद। पुलिस अधीक्षक ने तबादले की घोषणा की है और कई पुलिस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। जानकारी के मुताबिक लगभग 28 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं। पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद ने ये लिस्ट जारी की है। तो यूपी के सोनभद्र में कई पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है, जहां पर एसपी ने कई कर्मचारियों के तबादले की घोषणा की है, ऐलान किया है। लगभग 28 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्रों को बदल दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सुभाष पांडे मौजूद हैं। सुभाष जी, यही बताइए सबसे पहले कि जिस तरह से सोनभद्र में जो है 28 पुलिसकर्मियों के तबादले की घोषणा की गई है एसपी के द्वारा, क्या कुछ ये खबर है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज देर रात में 28 पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है, जिसमें 10 हेड कांस्टेबल शामिल हैं, एक महिला कांस्टेबल है और इसमें 17 जो हैं वो कांस्टेबल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रावतगंज कोतवाली में से 5 पुलिसकर्मियों को हटाया गया है और 8 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन से थाने की कमान सौंपी गई है। ये पुलिसकर्मी पुलिस लाइन से जिले के अलग अलग थाने में भेजे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रावतगंज कोतवाली से 5 पुलिसकर्मी हटाए गए हैं, ये काफी दिनों से यहाँ पे जमे पड़े हुए थे और इनकी कई बार एसपी के पास शिकायत गई थी। तो आज एसपी ने रात में पूरे मामले पे संज्ञान लिया है और हटाया है। लेकिन यहाँ पे ओवरलोडिंग और अवैध खनन का मामला चल रहा है, जिसको लेकर अभी और भी तबादले हो सकते हैं जिले में। जी सुभाष जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि काफी दिनों से, जैसा आपने बताया भी है कि ये पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे, तो क्या कुछ अनियमितता देखी गई, क्या कुछ शिकायतें पुलिस अधीक्षक के सामने आई ताकि इनका ट्रांसफर करने के बारे में सोचा गया? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि अभी सोनभद्र में ओवरलोडिंग और अवैध खनन का खेल चल रहा है, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों की भी मिली भगत की खबरें लगातार इन दिनों वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे और सामने आ रहे हैं, जो बार बार पुलिस अधीक्षक से यहाँ पे राजनीतिक संगठन और से सुभाष पांडे जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं खबरें। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के मुरादाबाद में मां बेटी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। जानकारी के मुताबिक बिलारी थाना के देवीपुर नगला ग्राम में पीड़िता महिला के पति ने थाने में शिकायत के दौरान कहा कि शनिवार और रविवार की रात 3 लोगों ने उनकी पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप किया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही बाकी आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। थाना बिलारी के ग्राम देवपुर नगला में एक व्यक्ति के द्वारा
तहरीर दिया गया जिसमें बताया गया कि बीते सैटरडे और संडे की मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी पत्नी और उनकी 11 साल की बेटी के साथ में रेप किया गया है, जिस संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, तत्सेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ओडिशा के 3 जिलों में चौथा नेशनल सीरो सर्वेक्षण करने जा रहा है। ये सर्वेक्षण 16 जून से 19 जून के बीच गंजम, रायगढ़ और कोरापुट जिलों में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कोरोना के लिए ये सर्वे हर एक जिले में 10 समूहों के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिया है कि वो सर्वे के लिए तमाम जरूरी सहायता प्रदान करें और आईसीएमआर और एमआरसी की टीम को सीरो सर्वेक्षण के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सहयोग भी दें। सीरो सर्वेक्षण से ये पता लगाने में मदद मिलती है कि एक आबादी में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और ठीक कितने हुए हैं। सर्वे किसी विशेष क्षेत्र में वायरस के प्रसार के आकलन के लिए किया जाता है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव को हल करने के लिए चल रही सैन्य स्तर की प्रक्रियाएं अब से बदल जाएंगी। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता अब तक कोर कमांडर्स लेवल पर आयोजित की जाती रही है। हालांकि अब ये वार्ता डिवीजन कमांडर्स के स्तर पर आयोजित की जाएंगी। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गोगरा हॉट स्प्रिंग में डिवीजन कमांडरों के स्तर पर गतिरोध के समाधान पर चर्चा करने के लिए चीन अब सहमत हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि अब समस्याएं उस स्तर पर भी हल हो सकती हैं। अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो भविष्य में कोर कमांडर लेवल की वार्ता आयोजित की जाएगी। हालांकि गलवान के मुद्दे पर अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि पिछले करीब 5 दशकों में सीमाई क्षेत्र में सबसे घातक झड़प पिछले साल 15 जून को भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच हुई थी, जिसमें कर्नल बी संतोष बाबू और 4 चीनी सैनिकों समेत भारतीय सेना के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। एक बार बादशाह जहांगीर ने कहा था कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो बस यही है, बस यही है और यही है। दरअसल उनकी जबान से निकले ये शब्द कश्मीर की कुदरती खूबसूरती को देखकर निकले थे। प्रकृति ने अपनी बेशुमार नियामतों से इस प्रदेश को नवाजा है। यहाँ पर अनगिनत ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिन्हें देखकर कोई भी इंसान खुद को मंत्रमुग्ध होने से नहीं रोक सकता। इसी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के युवा अब फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना है कि फ्लोरिकल्चर में लागत के मुकाबले मुनाफा ठीक है, लिहाजा वो इसकी ओर देख रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के फूलों की मंडियों में खासी डिमांड है। कश्मीर से विदेशों में भी बड़ी तादाद में फूल निर्यात किए जाते हैं। देखो, जॉब की बात आपकी हकीकत है। जॉब अगर मैं चाहता था, मैं अभी इसमें फ्लोरिकल्चर में भी लग जाता, एग्रीकल्चर में भी लग जाता, उसमें भी लग जाता, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अभी इतना ट्रेंड नहीं था यहाँ पे, कश्मीर में इतना ट्रेंड नहीं था। कश्मीर में मेला नहीं लगता था, कश्मीर में कोई एग्जीबिशन नहीं लगता था फ्लावरिंग का। यहाँ पे लोगों को इतने से हो पाए हाखा वाखा प्लांट्स नहल। बाकी अभी तो आप समझो 100 से 1 लाख का प्लांट भी यहाँ पे कस्टमर प्रेफर कर रहा है। इतना शौक बढ़ गया है यहाँ। सुशांत सिंह के निधन की पहली बरसी पर उनके दोस्तों, परिवार और फैंस के अलावा उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड यानी रिया चक्रवर्ती ने भी उन्हें याद किया। सुशांत के निधन के 1 साल पूरा होने के बाद रिया ने सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए सुशांत के प्रति अपना प्यार जताया है और एक लंबा इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है। रिया ने इस लंबे पोस्ट में लिखा, ऐसा कोई पल नहीं है जब मुझे ये यकीन हो जाए कि तुम अब यहाँ नहीं हो। वो कहते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही समय और मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे पता है कि अब तुम मेरे गार्जियन एंजल हो। मुझे अपनी दूरबीन से तुम देख रहे हो और मेरी रक्षा भी कर रहे हो। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि तुम आओगे और मुझे ले जाओगे। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढती हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। ये मुझे हर दिन तोड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ कि तुम यही कह रहे हो, ये मैं आपके पास हूँ बेबू। और मैं अगले दिन फिर जारी रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि तुम यही मेरे पास हो, यही कह रहे हो कि ये आपके पास है बेबू। और मैं अगले दिन फिर इसी इंतज़ार में अपने दिन को गुजार देती हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। नमस्कार, स्वागत है आपके ANB न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। लोक जनशक्ति पार्टी में आपस में लगातार जो है गहमागहमी का माहौल जारी है। पार्टी के बीच लगातार ये खबरें आ रही थी कि जिस तरह से 5 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद से लगातार कोशिश यही हो रही थी कि आपसी कलेबाजी को दूर किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। LJP में पूरे दिन चले सियासी ड्रामे के बाद अब चिराग पासवान की आधिकारिक रूप से लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता के पद से विदाई हो गई है। लोकसभा स्पीकर ने LJP के 5 सांसदों की ओर से की गई मांग को स्वीकार कर लिया है। अब चिराग की जगह उनके चाचा पशुपति पारस लोकसभा में LJP संसदीय दल के नेता होंगे। पशुपति पारस के LJP के 5 सांसदों ने 13 जून को पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना था। पशुपति को लोकसभा में LJP का नेता चुनने वालों में चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज शामिल थे। अब लोकसभा सचिवालय ने भी इस पर आधिकारिक मोहर लगा दी है। लोकसभा सचिवालय ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों 3 दिवसीय केन्या के दौरे पर हैं, जहां पर वो दोनों देशों के बीच बेहतर कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने केन्या की राजधानी नैरोबी में महात्मा गांधी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस मौके पर एस जयशंकर ने कहा कि भारत ही दुनिया के हर देश में महात्मा गांधी के शांति और अहिंसा के पाठ को पढ़ा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी का जो शांति और अहिंसा का पाठ है, उसे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के तमाम देशों को पढ़ना चाहिए। केन्या के तमाम छात्रों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी को बहुत ही संजीदगी के साथ महात्मा गांधी जी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उनकी जिंदगी की फिलॉसफी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो समूची इंसानियत के लिए है। कांग्रेस ने मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जमीन खरीद में कथित अनियमितता के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं, पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों से इकट्ठे किए गए चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें बीजेपी नेता शामिल हैं। सुरजेवाला ने दावा किया कि जमीन की रजिस्ट्री के दोनों कागजों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा गवाह के तौर पर मौजूद हैं। दोनों कागजों पर दूसरे गवाह बीजेपी के प्रमुख नेता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं। इसका मतलब साफ है कि 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ रुपए में खरीदने के फैसले की राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के निवासियों को पूरी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 5 फरवरी 2020 को हुआ। इन तथ्यों से साफ है कि करोड़ों लोगों द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई धन राशि में घोर महापाप, अधर्म और घोटाला हुआ है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इस मसले को लेकर चुप हैं। सुरजेवाला ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए कि क्या भगवान राम की आस्था का सौदा करने वाले पापियों को मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर इतना बड़ा कदाचार बीजेपी नेताओं ने कैसे किया। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने बीजेपी और शिवसेना के आपस में गठबंधन की कयासबाजी को लेकर क्या कुछ कहा। मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अलग हो जाती है तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी।
फिर एक तो दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि बीजेपी ही सरकार बना सकती है, और बीजेपी तब सरकार बना सकती है अगर शिवसेना बीजेपी को सपोर्ट करती है, या शिवसेना नहीं करती है तो अगर एनसीपी सपोर्ट करती है तो ही सरकार बन सकती है। तो मुझे लगता है कि या अगर कांग्रेस सपोर्ट ना भी निकाले तो भी माननीय उद्धव ठाकरे जी अगर बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने के लिए, महाराष्ट्र के भले के लिए, अगर केंद्र के साथ अपने संबंध अच्छे रखने के लिए बीजेपी के साथ अगर गठबंधन करते हैं, और अभी उनका 1.5 साल हो चुका है और 1 साल भर वो और मुख्यमंत्री रह सकते हैं, और बाद में बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस जी को 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद दे सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने म्युनिसिपल चुनाव के बाबत बीजेपी पर कैसे बोला है बड़ा जुबानी हमला। देखिए, ये नागार्जुना सागर का एक बाई इलेक्शन हुआ था ना, जमानत भी नहीं बचा पाए बीजेपी के लोग। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर का एमएलसी का इलेक्शन हुआ, हार गई बीजेपी। नलगुंडा वरंगल खम्मम का एमएलसी इलेक्शन हुआ ग्रेजुएट्स का, बीजेपी का 4थे नंबर पे चले गई। अब आप लोगों की नज़र में ये सब अच्छा दिख रहा है तो भाई मुझे नहीं मालूम, या तो या तो आपकी दिमाग का नंबर ज़रा कम हो चुका है, आँख का नंबर कम हो सकता है या बढ़ सकता है, मगर ये दिमाग का नंबर अगर आप लोगों का कम हो रहा है तो फिर इसका इलाज मेरे पास नहीं है। हाँ, जीएचएमसी में उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, जीएचएमसी में आप बताइए कि सेकेंड वेव में कहीं नजर आई बीजेपी आपको? इतने लोग जो बीमार पड़ रहे थे, पीड़ित परिवार के। यूपी के मेरठ के शाइना की हॉरर किलिंग के मामले में पुलिस ने हत्यारोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने का कोशिश की, लेकिन सबूत सामने रखे जाने पर चुप्पी साध ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ऑनर की खातिर पिता ने ही हॉरर किलिंग की योजना तैयार की थी और इसके बाद गला दबाकर बेटी की हत्या की गई। परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी हत्या में साथ दिया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। एक फरमान नाम का युवक जो थाना नौचंदी क्षेत्र का रहने वाला है, उसके मुताबिक उसने एक लड़की लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली है, उससे शादी किया था। शादी के बाद वो लड़की अपने परिवार के साथ ही रहती थी। ये शादी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के मुताबिक जो उसका निकाहनामा के आधार पर बना है वो 17 मई का दिखाया जा रहा है। उस आधार पर उसने आरोप लगाया कि उसके परिवारीजनों ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी, और इस आरोप पर हमारे यहाँ तहरीर लड़के द्वारा दी गई। उस तहरीर पे जांच की गई और जांच के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और बॉडी को कब्र से निकाल करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। पीएम के आधार पर इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई गिरफ्तारी भी अभी तक इसमें की गई है? अभी पूछताछ के लिए एक लोग को हिरासत में लिया गया है और जैसे भी पीएम इसमें आएगा उसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई। ये मामला रामनगर का है, जहां वांछित हिस्ट्री शीटर प्रिंस पांडे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार किया गया। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पहले पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें बाइक और 9 mm पिस्टल भी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। आज दिनांक 15 से 2021 को इंस्पेक्टर सजनवा को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि सजनवा से वांछित प्रतीक उर्फ प्रिंस पांडे, जिसपे लगभग 2 दर्जन मुकदमे हैं, वो सजनवा से खोराबार। फिलहाल एक वक्त ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी हैं खबरें।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। चार धाम यात्रा के लिए चमोली के लोगों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी के लोगों को गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ इजाजत दी गई है। इसके अलावा मिठाई की दुकानें 5 दिन खुलेंगी। शादी और अंत्येष्टि में 50 लोगों की संख्या को अनुमति दी गई है, लेकिन शादी में RT-PCR रिपोर्ट लाजिमी है। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें पुरानी SOP तकरीबन वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय लिया गया। साथ ही साथ जो हमारे राजस्व कोर्ट हैं, राजस्व बाद बहुत समय से सारे कोर्ट बंद होने के कारण रुके पड़े थे, तो सरकार ने निर्णय लिया कि 20 तक की सीमित संख्या तक, जिसमें पुराने और नए केसेस मिला के 20 को सभी राजस्व को न्यायालयों को खोलने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही मिठाई के दुकानों की एक समस्या थी कि मिठाई खराब होने को लेकर उन्होंने समस्या कही थी, तो ये निर्णय लिया गया कि मिठाई की दुकानें अब सप्ताह में 5 दिन खुली रहेंगी। साथ ही साथ शादियों में और अंत्येष्टि में दोनों में संख्या को बढ़ाकर 50 तक करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन शादियों में RT-PCR नेगेटिव की रिपोर्ट को अभी अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा विक्रम टेम्पो ऑटो जो काफी समय से रुके पड़े थे, उनको मुंबई साइबर सेल ने बिहार से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो अपने इंजीनियर भाई और उसके दोस्त के साथ मिलकर फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों के साथ लाखों की धोखाधड़ी करता था। ये लोग पेट्रोल पंप दिलवाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठते थे। उसके लिए उन लोगों ने बिहार में फर्जी कॉल सेंटर भी बना रखा था। साइबर पुलिस ने बिहार जाकर 3 में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से अलग अलग कंपनी के 7 मोबाइल फोन्स, सिम कार्ड्स, अलग अलग बैंक्स के चेकबुक और पासबुक्स के अलावा 11 ATM कार्ड, पैन कार्ड के अलावा कॉल सेंटर से 3,08,200 रुपए बरामद किए, जबकि 3 लाख बैंक्स में फ्रीज कर दिए गए हैं। साइबर पुलिस की सतर्कता ने एक व्यवसायी को फिर से लूटने से बचा लिया है। यह मामला है मुंबई के मलाड इलाके पर, जहां पर एक व्यवसायी पेट्रोल पंप की चाहत रखता था, लेकिन गलत शख्स के हाथ लगने से वह 45 लाख की चपेट में आ गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए साइबर सेल के तमाम जाबाज अधिकारी हैं, जिन्होंने इस बड़े अहम खुलासे का आगाज किया है। तस्वीरें सामने दिख रही है। तमाम वो जाबाज अधिकारी है जिन्होंने अथक प्रयत्न के द्वारा इस बड़े पहेली को सुलझाने में कामयाब हुए। फिलहाल जो तस्वीरें दूसरी दिख रही है, वो तमाम चीजें हैं जो बरामद की गई है। ये सारी चीजें उस कॉन्ट्रेंसन से मिली है जो बिहार में रहकर मुंबई में वसूली को अंजाम दिया जाता था। फिलहाल 3 अपराधी हैं, जिसमें से एक शख्स को, जैसे कि कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से ये तमाम चीजें बरामद की गई है। इन चीजों का अगर जिक्र करें तो इसमें तमाम अलग अलग बैंकों के पासबुक है और तमाम अलग अलग सर्विसेज के ATM कार्ड्स हैं। उसके बाद देखा जाता तमाम मोबाइल बरामद किए गए हैं। उसके बाद रुपयों की बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पूरी जानकारी जो है साइबर सेल के वो अधिकारी ही देंगे। लेकिन एक जानकारी और दे दें कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाकर इस तरह की चीजें का मूल्यांकन करते हैं या जानकारी लेके हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि साइबर सेल लगातार कोशिश करता है कि साइबर सेल के जो तमाम क्राइम बढ़ रहे हैं उसको रोका जाए। इस पूरी जानकारी के लिए यहाँ की वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सरला वसावे जी जानकारी देंगे कि किस तरह से इस पूरे क्राइम को अंजाम दिया था। सबसे पहले बताइए, पेट्रोल पंप के नाम पे वसूली, क्या मामला बताइए। हम 14 मई को हमारे यहाँ एक कंप्लेनर आया। उन्होंने बताया कि उनको पेट्रोल पंप चाहिए, इसलिए उन्होंने गूगल पर सर्च किया और पेट्रोल पंप की वेबसाइट पे गया तो उन्हें एक दिन कॉल आया, रोहित गुप्ता नाम के कॉल आया और बताया कि आपको पेट्रोल पंप का डीलरशिप चाहिए और लाइसेंस चाहिए, तो हम आपको दिला देंगे।
लेकिन हमारा जो है फीस वो आप भर दो, ऐसे बोल के उन्होंने रजिस्ट्रेशन के नाम से और जीएसटी के नाम से अलग अलग 11 मार्च से 14 मई तक उनके पास से 45,30,099 रुपये का पैसे उनसे लिए। उन्हें पता चल गया कि ये हमें चीटिंग कर रहा है, ये हमें उन्होंने ठग लिया है, इसलिए उन्हें वो पुलिस स्टेशन आए और उन्होंने कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट देते ही हमने उनका एफआईआर दर्ज किया। तो जाहिर तौर पर शातिर अपराधी कितना भी चालाक क्यों नहीं, लेकिन कानून के हाथ उसके गिरेबान तक जरूर पहुंच जाता है। ऐसा ही ये मामला साइबर सेल ने सुलझाया है। लिहाजन तमाम जो मेरे पीछे ऑफिसर दिख रहे हैं, तमाम जो सामान बरामद की गई है, वो एक पुख्ता दस्तावेज जाहिर करती है कि किस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद है, लेकिन मुंबई साइबर पुलिस के भी हौसले बुलंद है। लिहाजन बिहार से मुंबई तक उसको दर्द पहुंचा है। अब तक 6 लाख की रिकवरी भी कर दी गई है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं पत्रकार सोनी, एएनबी न्यूज, मुंबई। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 45 लाख रुपए की धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बिहार में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए मुंबई से वसूली की जाती थी और तमाम दस्तावेजों से खुलासा भी हुआ है, जिसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। पुलिस ने हालांकि दावा किया है कि बहुत जल्द 3 और आरोपियों को भी पकड़कर सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। 2 से 3 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है और पुलिस ये भी कह रही है कि पकड़े गए आरोपी से पूछताछ के बाद कुछ सनसनीखेज खुलासे भी सामने आ सकते हैं। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। पूरा देश इस ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਥਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के मुरादाबाद में मां बेटी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक नाबालिग लड़की और उसकी मां के साथ 3 लोगों ने कथित तौर पर गैंगरेप किया। जानकारी के मुताबिक बिलारी थाना के देवीपुर नगला ग्राम में पीड़िता महिला के पति ने थाने में शिकायत के दौरान कहा कि शनिवार और रविवार की रात 3 लोगों ने उनकी पत्नी और बेटी के साथ गैंगरेप किया, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। पुलिस ने कहा है कि जल्द ही बाकी आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। थाना बिलारी के ग्राम देवपुर नगला में एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दिया गया, जिसमें बताया गया कि बीते सैटरडे और संडे की मध्य रात्रि में लगभग 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में 3 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी पत्नी और उनकी 11 साल की बेटी के साथ में रेप किया गया है, जिस संबंध में थाना बिलारी पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इस संबंध में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, तत्सेष अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ओडिशा के 3 जिलों में चौथा नेशनल सीरो सर्वेक्षण करने जा रहा है। ये सर्वेक्षण 16 जून से 19 जून के बीच गंजम, रायगढ़ और कोरापुट जिलों में किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कोरोना के लिए ये सर्वे हर एक जिले में 10 समूहों के द्वारा किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिया है कि वो सर्वे के लिए तमाम जरूरी सहायता प्रदान करें और ICMR और MRC की टीम को सीरो सर्वेक्षण के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सहयोग भी दें। सीरो सर्वेक्षण से ये पता लगाने में मदद मिलती है कि एक आबादी में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और ठीक कितने हुए हैं। सर्वे किसी विशेष क्षेत्र में वायरस के प्रसार के आकलन के लिए किया जाता है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर जारी तनाव को हल करने के लिए चल रही सैन्य स्तर की प्रक्रियाएं अब से बदल जाएंगी। दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता अब तक कोर कमांडर्स लेवल पर आयोजित की जाती रही है। हालांकि अब ये वार्ता डिवीजन कमांडर्स के स्तर पर आयोजित की जाएंगी। सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गोगरा हॉट स्प्रिंग में डिवीजन कमांडरों के स्तर पर गतिरोध के समाधान पर चर्चा करने के लिए चीन अब सहमत हो गया है, क्योंकि उसे लगता है कि अब समस्याएं उस स्तर पर भी हल हो सकती हैं। अधिकारी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो भविष्य में कोर कमांडर लेवल की वार्ता आयोजित की जाएगी। हालांकि गलवान के मुद्दे पर अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। बता दें कि पिछले करीब 5 दशकों में सीमाई क्षेत्र में सबसे घातक झड़प पिछले साल 15 जून को भारतीय सेना और चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों के बीच हुई थी, जिसमें कर्नल बी संतोष बाबू और 4 चीनी सैनिकों समेत भारतीय सेना के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। एक बार बादशाह जहांगीर ने कहा था कि दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो बस यही है, बस यही है और यही है। दरअसल उनकी जबान से निकले ये शब्द कश्मीर की कुदरती खूबसूरती को देखकर निकले थे। प्रकृति ने अपनी बेशुमार नियामतों से इस प्रदेश को नवाजा है। यहाँ पर अनगिनत ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिन्हें देखकर कोई भी इंसान खुद को मंत्रमुग्ध होने से नहीं रोक सकता। इसी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए जम्मू कश्मीर के युवा अब फ्लोरिकल्चर यानी फूलों की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका कहना है कि फ्लोरिकल्चर में लागत के मुकाबले मुनाफा ठीक है, लिहाजा वो इसकी ओर देख रहे हैं। आपको बता दें कि कश्मीर के फूलों की मंडियों में खासी डिमांड है। कश्मीर से विदेशों में भी बड़ी तादाद में फूल निर्यात किए जाते हैं। देखो, जॉब की बात आपकी हकीकत है। जॉब अगर मैं चाहता था, मैं अभी इसमें फ्लोरिकल्चर में भी लग जाता, एग्रीकल्चर में भी लग जाता, उसमें भी लग जाता, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। अभी इतना ट्रेंड नहीं था यहाँ पे, कश्मीर में इतना ट्रेंड नहीं था। कश्मीर में मेला नहीं लगता था, कश्मीर में कोई एग्जीबिशन नहीं लगता था फ्लावरिंग का। यहाँ पे लोगों को एक तो पाए हाखा वाखा प्लांट्स नहल, बाकी अभी तो आप समझो 100 से 1 लाख का प्लांट भी यहाँ पे कस्टमर प्रेफर कर रहा है। इतना शौक बढ़ गया है यहाँ।
सुशांत सिंह के निधन की पहली बरसी पर उनके दोस्तों, परिवार और फैंस के अलावा उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड यानी रिया चक्रवर्ती ने भी उन्हें याद किया। सुशांत के निधन के 1 साल पूरा होने के बाद रिया ने सोशल मीडिया पर अपनी और सुशांत की एक तस्वीर शेयर करते हुए सुशांत के प्रति अपना प्यार जताया है और एक लंबा इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया है। रिया ने इस लंबे पोस्ट में लिखा, ऐसा कोई पल नहीं है जब मुझे ये यकीन हो जाए कि तुम अब यहाँ नहीं हो। वो कहते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही समय और मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे पता है कि अब तुम मेरे गार्जियन एंजल हो, मुझे अपनी दूरबीन से तुम देख रहे हो और मेरी रक्षा भी कर रहे हो। मैं हर दिन तुम्हारा इंतजार करती हूँ कि तुम आओगे और मुझे ले जाओगे। मैं हर जगह तुम्हें ढूंढती हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे साथ हो। ये मुझे हर दिन तोड़ता है, फिर मैं सोचती हूँ कि तुम यही कह रहे हो, ये मैं आपके पास हूँ बेबू। और मैं अगले दिन फिर जारी रखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि तुम यही मेरे पास हो, यही कह रहे हो कि ये आपके पास है बेबू। और मैं अगले दिन फिर इसी इंतज़ार में अपने दिन को गुजार देती हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।